नमस्ते बच्चों। अब इस बार जिस प्रकार सीबीएसई का आया है, वैकल्पिक प्रश्न तो चला ही गया है। तो कोई भी विषय पढ़ने से पहले उसकी गहराई से आपको समझना जरूरी है। पहले केवल टिप्स एंड ट्रिक्स से काम चल जाता था कि टीचर बता दें कि ऐसे पहचानो, तो वो भी हमें समझना है, लेकिन गहराई से वो होता क्या है ये जानना अत्यंत आवश्यक है। तो आज का विषय है पदबंध। जैसा कि आप देख रहे हैं, पदबंध को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि पद क्या होता है, और पद अगर समझना है तो शब्द क्या होता है, शब्द और पद में अंतर क्या होता है। अगर हम ये अंतर समझ गए, तब पदबंध समझना अधिक आसान हो जाएगा। तो चलिए आगे समझते हैं। चलिए समझते हैं शब्द और पद में क्या अंतर है। शब्द होता है जब सार्थक समूह वर्णों के आज मिल जाते हैं और वो अर्थ देते हैं। जैसे ल एक वर्ण है, ड़ भी है, का भी है, पर ये सब मिलकर एक अर्थ दे रहे हैं, सार्थक मीनिंगफुल है, तो ये शब्द कहलाता है। फल हुआ, नदी हुआ, मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं बस। फिर पद क्या है? जब किसी शब्द का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो वह शब्द पद कहलाता है। क्यों? क्योंकि उस शब्द का वाक्य में व्याकरण के नियम के अनुकूल उस पर प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए वो बाकी क्रिया कैसी है, लिंग कैसा है, वचन कैसा है, उसके अनुकूल ये बदल जाता है। तो इसलिए अब ये शब्द पद बन जाता है। तो जब शब्द स्वतंत्र होता है, जैसे ही इसका प्रयोग वाक्य में हुआ, ये पद बन गया। तो बहुत आसान सा है। जैसे ही ये लड़का है, अलग है, स्वतंत्र है, ये शब्द है, लेकिन वाक्य में लड़के ने खाना खा लिया, ध्यान दिया, व्याकरण के अनुकूल ये बदलकर लड़का लड़के हो गया। बहुत जगह जैसी जरूरत वैसा प्रयोग होता है। फल, फलों से हमें विटामिन मिलते हैं। नदी, नदियों के पानी से मिट्टी उर्वर रहती है। तो इस प्रकार जब शब्द का प्रयोग वाक्यों में किया जाता है तो वह पद कहलाता है, वह व्याकरण के नियम से बंध जाता है। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं, पद बंध क्या होता है। वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते, वो वाक्यांश या पदबंध कहलाते हैं। वाक्यांश वाक्य का एक अंश है और पदबंध भी वही कहलाता है। पदबंध मतलब एक से अधिक पद हैं जो बंधे हुए हैं। चलिए उदाहरण के लिए देखते हैं। शीला अच्छी लड़की है। इसमें शीला वाक्य में प्रयोग हुआ तो ये पद है ना, और संज्ञा है तो ये संज्ञा पद कहलाएगा। ये विशेषण है तो ये विशेषण पद। अच्छी विशेषण है ना, सब पद हैं। फिर लड़की संज्ञा है तो संज्ञा पद। अगला वाक्य हम देखते हैं। पड़ोस में रहने वाली शीला अच्छी लड़की है। तो जैसे ही हम यहाँ कह रहे हैं पड़ोस में रहने वाली, ये पद समूह जो है शीला के लिए प्रयोग हो रहा है ना। शीला से जुड़कर ये क्या कर रहा है, एक व्याकरणिक इकाई, ये सब के सब मिलकर संज्ञा का काम कर रहे हैं। शीला से जुड़ते ही पड़ोस में रहने वाली शीला, ये संज्ञा का काम कर रहे हैं, है ना। तो ये एक से अधिक पद जब मिल गए तो वो क्या कहलाए, पदबंध। और एक व्याकरणिक इकाई, एक यूनिट की तरह काम कर रहे हैं, एक संज्ञा की तरह काम कर रहे हैं, है ना। तो अब ये संज्ञा पद बंध कहलाएंगे। इसकी इसकी हम व्याख्या थोड़ा और विस्तार से करते हैं, सबके भेद पहले समझेंगे। चलिए, पदबंध के आखिर कितने प्रकार होते हैं, तो यहां आप लोगों को दिख रहा है 5 प्रकार होते हैं। पहला, संज्ञा पदबंध, नाम से अभी भी हमने एक उदाहरण देखा ना। दूसरा है सर्वनाम पदबंध।
तीसरा है विशेषण पदबंध, चौथा है क्रिया पदबंध और पांचवा है क्रिया विशेषण पदबंध। तो एक एक कर इसकी व्याख्या की जाए। चलिए, पहला मैंने जैसे बताया, संज्ञा पदबंध क्या होता है। जब कोई पद समूह, मैंने अभी भी बताया पद समूह मतलब एक से अधिक पद वाक्य में संज्ञा का काम करता है। हमने पढ़ा था ना, पड़ोस में रहने वाली शीला, तो शीला जो है वो शीर्ष पद था, मुख्य पद था। यहां चलिए हम देख रहे हैं, शिक्षा प्रदान करने वाले गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए। अब यहाँ पर शिक्षा प्रदान करने वाले गुरुजन, ये जो अंतिम पद है, मुख्य पद है, इसे शीर्ष पद भी कहा जाता है। ये याद रखिएगा, क्योंकि अब केवल वैकल्पिक प्रश्न नहीं है। शीर्ष पद किसे कहते हैं, मुख्य पद किसे कहते हैं, जिन पर अन्य सभी पद आश्रित रहते हैं और इन्हीं के कारण ये पूरी एक इकाई बन जाती है, यही शीर्ष पद कहलाते हैं। तो गुरुजन संज्ञा है और इनके साथ ये सारे पद मिलकर संज्ञा का काम कर रहे हैं। अतः शिक्षा प्रदान करने वाले गुरुजनों, ये संज्ञा का काम कर रहे हैं, का सम्मान करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, वो प्यारे प्यारे बच्चे, तो यहाँ बच्चे संज्ञा है, शीर्ष पद है ना, तो ये क्या हो जाएगा, वो प्यारे प्यारे मिल जाते हैं जब बच्चे से, तो क्या हो गया, ये संज्ञा का काम कर रहे हैं, तो संज्ञा पदबंध कहलाएंगे। लंका का राजा रावण विद्वान था, तो यहाँ केवल रावण विद्वान था में ये रावण संज्ञा होगा, संज्ञा पद। लेकिन लंका का राजा रावण संज्ञा का कार्य कर रहा है और कई पद मिलकर वो शीर्ष पद रावण है ना, तो ये कहलाएगा पदबंध, संज्ञा पदबंध। अगला है, मेज पर रखा स्वादिष्ट खाना मां ने बनाया है, तो यहाँ खाना के साथ ये सारे पद जैसे ही जुड़ गए तो एक व्याकरणिक इकाई है संज्ञा की। खाना के लिए है कि मेज पर रखा खाना संज्ञा का काम कर रहे हैं, तो ये सारे पद मिलकर संज्ञा का काम कर रहे हैं, इसलिए संज्ञा पद बंद। मेज पर रखी हुई पुस्तक, यहां भी ये सारे पद मिलकर संज्ञा का काम करें। आप ध्यान से सोचिए, बोलकर देखिए कि ये मेज पर रखी हुई पुस्तक, ये सारे पद मिलकर उस, लेकिन शीर्ष पद पुस्तक है ना, मुख्य पद पुस्तक है, ये सारे पद मिलकर संज्ञा का ही काम कर रहे हैं। वो नाम, वो किसी वस्तु की नाम की व्याख्या हो रही है ना, तो ये सब मिलकर संज्ञा, तो ये क्या क्या कहलाएंगे, संज्ञा पदबंध। अब मैं एक और बात जो सबसे पहले बताई जाती है, मैं बता रही हूं कि अंतिम पद जो होता है, इस पर ध्यान दीजिए, पहचानने का तरीका है ना। अंतिम पद अगर जो अंडरलाइन किया हुआ है, जो रेखांकित पद हैं, उनमें अंतिम पद क्या है, वो अगर संज्ञा है तो वो इसको सबको वही प्रभाव कर रहा है, वही सबको बांध के रखा है, तो वो संज्ञा पदबंध होगा। पहचानने का बहुत आसान तरीका है, गुरुजन संज्ञा, बच्चे संज्ञा, रावण, खाना, पुस्तक, तो ये पहचानने का बहुत आसान तरीका है कि अंतिम पद अगर संज्ञा है तो ये संज्ञा पद होंगे। चलिए अब, तो चलिए समझते हैं सर्वनाम पदबंध क्या होता है। जब कोई पद समूह वाक्य में सर्वनाम का काम करे तो उसे सर्वनाम पदबंध कहते हैं, अर्थात कई पद मिलकर सर्वनाम की तरह प्रयोग किए जाने चाहिए। देखते हैं, मंच पर गाना गाने से वह प्रसिद्ध हो गया। मंच पर गाना गाने से वह, इतने सारे मिलकर, अब ये जो भी बच्चा है इसका नाम नहीं लिया गया है, ये जो भी व्यक्ति इसका नाम नहीं लिया गया, नाम की जगह वह का प्रयोग हुआ है और कई पद मिलकर केवल इसके ही बारे में कह रहे हैं, वह की व्याख्या हो रही है, तो वो हो जाएगा सर्वनाम पदबंध। और शीर्ष पद क्या है, सर्वनाम,
ठीक है। मैदान में खेलने वाले बच्चों में से कुछ, तो मैदान में खेलने वाले बच्चे जो हैं उनका नाम नहीं लिया गया है, उसके लिए सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, वो क्या है, कुछ, और ये सब मिलकर सर्वनाम का काम कर रहे हैं, तो ये सर्वनाम पदबंध। प्रश्न पूछने पर कक्षा के छात्रों में से कोई नहीं बोला, तो यहाँ पर जितने बच्चे थे उनमें से कोई नहीं बोला, तो यहाँ सर्वनाम का प्रयोग किया गया, किसी बच्चे का नाम नहीं लिया गया है, तो ये सारे पद मिलकर ये सर्वनाम पदबंध का कार्य कर रहे हैं। बिना सोचे समझे तुम, यहाँ तुम्हारा नाम नहीं लिया गया, तुम क्यों चले आए, है ना, तो बिना सोचे समझे तुम, तो ये सब मिलकर सर्वनाम का कार्य कर रहा है, सारे पद मिलकर, इसलिए सर्वनाम पदबंध कहलाएंगे। मंच पर खड़ी मैं, यहाँ यहाँ भी शीर्ष पद सर्वनाम है। मंच पर खड़ी मैं अतिथि का इंतजार करती रही, तो यहाँ पर मंच पर खड़ी मैं, ये सब मिलकर मेरे नाम की जगह प्रयोग हो रहा है, मैं हो रहा है प्रयोग, सर्वनाम हो रहा है, अतः ये सब सर्वनाम पदबंध कहलाएंगे। तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आया होगा। चलिए अब विशेषण पदबंध पढ़ते हैं। जैसा हमने संज्ञा और सर्वनाम का पढ़ा, बस वैसे ही परिभाषा यहां भी है। जब कोई पद समूह, एक से अधिक पद, किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हुए वाक्य में विशेषण का कार्य करते हैं, तो वो वाक्यांश विशेषण पदबंध कहलाता है। उदाहरण के लिए, सुबह आने वाली गाड़ी आज देर से आएगी। लकड़ी से बनी अलमारी बहुत सुंदर है। छत पर बैठी महिला सुंदर है। प्रतिदिन कसरत करने वाले लोग स्वस्थ होते हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले बच्चों को पुरस्कार मिलेगा। अब यहाँ जितने वाक्य लिखे गए हैं, इसमें खास बात देखिए कि ये जितनी रेखांकित पद हैं, ये सब उनके ठीक बाद आने वाले संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। यहाँ सुबह आने वाली गाड़ी, गाड़ी की विशेषता है, वो उसके समय को बता रहा है कि वह सुबह आने वाली गाड़ी है। गाड़ी की ये विशेषता हुई, तो ये संज्ञा की विशेषता बता रहा है, तो ये तीन पद हो गए, तो ये क्या हो गया, विशेषण पद बंध। ये विशेषण की व्याकरणिक इकाई में बंधे हैं। लकड़ी से बनी अलमारी, अलमारी की विशेषता है कि वह लकड़ी से बनी है। महिला की विशेषता है कि वह छत पर बैठी है। लोग की विशेषता है कि वे कसरत करते हैं, है ना। और बच्चों की विशेषता है कि वो सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले हैं, है ना। तो जब केवल विशेषण रेखांकित हो, ध्यान दीजिएगा, उसके बाद वाला संज्ञा या सर्वनाम अगर रेखांकित हो गया तो वो संज्ञा सर्वनाम पदबंध होगा, तब वो विशेषण पदबंध नहीं होगा। मैं इसकी व्याख्या बाद में और करूंगी, उन दोनों में अंतर बाद में बताऊंगी। लेकिन अभी आप ध्यान रखिए, केवल विशेषण पद अगर रेखांकित हैं, ठीक बाद वाले पद को अगर की विशेषता बता रहे हैं वो, तो वो क्या हो जाएंगे, विशेषण पदबंध। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। क्रिया, क्रिया पदबंध क्या होता है। वह पद समूह जो वाक्य में क्रिया का काम करे, क्रिया पदबंध कहलाता है। जैसे पिताजी अब दफ्तर पहुंच रहे होंगे। अब यहां पहुंच रहे होंगे, ये तीनों पद मिलकर क्रिया का काम कर रहे हैं। एक से अधिक पद बंधे हुए हैं और ये क्रिया का काम कर रहे हैं कि पहुंच रहे होंगे, पहुंच गए होंगे, पहुंचने वाले होंगे, है ना। तो ये सारे क्या हैं, क्रिया पदबंध कहलाएंगे। आगे अगला देखते हैं। नानी रोज रात को हमें कहानियां सुनाती रहती हैं। वो सुनाती रहती हैं, वो उनकी आदत है ना। तो क्रिया, एक से अधिक पद मिलकर क्रिया का काम कर रहे हैं, तो ये जब रेखांकित रहेंगे तो ये क्या कहलाएंगे, क्रियापद बंद। ये तो बहुत ही आसान है। अध्यापक राष्ट्रगान सिखा रहे हैं, तो यहां सिखा रहे हैं, ये तीन पद मिलकर क्रिया का काम कर रहे हैं। वह प्रतियोगिता में दौड़ा चला जा रहा है,
तो वो दौड़ने का कार्य जो हो रहा है, दौड़ा, चला, जा रहा है, ये इतने पद मिलकर क्रिया का काम कर रहे हैं, तो ये क्रियापद बंध कहलाएंगे। मुझे कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है, तो सुनाई दे रहा है, ये इतने पद मिलकर क्रिया का काम कर रहे हैं, अतः ये क्रियापद कहलाते हैं। बहुत ही आसान है पहचानना। ठीक है। अब अब बारी है क्रिया विशेषण पदबंध की। जब किसी वाक्य में पद समूह एक से अधिक पद क्रिया की विशेषता बताए, तो वह क्रिया विशेषण कहलाता है। तो हमें पता है कि विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले विशेषण कहलाते हैं, और क्रिया की विशेषता बताने वाले क्रिया विशेषण बताते कहलाते हैं। जैसे अगर हम यहाँ कहते हैं कि खरगोश धीरे धीरे चलता है, तो यहाँ क्या रेखांकित है? धीरे धीरे। अब ये चलता है क्रिया की विशेषता है कि वह धीरे धीरे चलता है, ये खरगोश की नहीं, ये चलने की विशेषता है ना। तो ये एक से अधिक पद, ये क्या हो गया? क्रिया विशेषण पदबंध। वह आज शाम तक वापस लौटेगा। बच्चों, एक बात मैं स्पष्ट कर देती हूँ कि आपको विशेषण और क्रिया विशेषण के भेद बिल्कुल मालूम होने चाहिए। मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी उसका भी लिंक, आप देख लीजिए, तभी सम पहचान पाइएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको समय बता रहा है, काल बता रहा है कि आज शाम तक वापस लौटेगा। तो वापस लौटने की विशेषता है कि वो काल है, तो क्रिया विशेषण का वो एक भेद होता है, तो ये आपको जानना होगा। तो ये समय बता रहा है, आज शाम तक लौटने की विशेषता, तीन पद मिलकर क्रिया विशेषण पद बन। वह चिल्लाते हुए आ रहा है, क्रिया है, क्रिया पद बंद हो जाएगा, आ रहा है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं क्रिया विशेषण। अब आने की विशेषता क्या है? कि वह चिल्लाते हुए आ रहा है। तो यहाँ दो पद मिलकर के पदबंध बनाए हैं, और ये उसके आने की विशेषता बता रहे हैं कि वह चिल्लाते हुए आ रहा है, तो यह क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण पदबंध। वह बात बात पर रोने लगता है, तो यहाँ रोने की विशेषता क्या है? कि वह बात बात पर, हर बात पे रोता है, तो ये भी क्रिया की विशेषता है, रोने की विशेषता है ना। भयंकर गर्मी है, परंतु कहाँ, यहाँ चारों ओर भयंकर गर्मी है। तो अब ये जो गर्मी के होने की विशेषता है, वो स्थान बता रहा है कि यहाँ चारों ओर भयंकर गर्मी है। तो अतः क्रिया की विशेषता बताने वाले एक से अधिक पद जब व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण पदबंध। इसमें एक और बहुत खास बात है जो मैं आपको बताना चाहूंगी बच्चों, कि इनका प्रयोग क्रिया विशेषण पदबंध में जो है ना, वैकल्पिक होता है। अगर वाक्य से क्रिया विशेषण पदबंध को हटा दिया जाए, तो वाक्य की मूल रचना जो है वो खंडित नहीं होती है। जैसे अगर हम हटा भी देते हैं, तो खरगोश चलता है, वह वापस लौटेगा, वह आ रहा है, वह रोने लगता है ना, भयंकर गर्मी है। तो ये क्रिया विशेषण की पदबंध की खास बात है, लेकिन गहराई की बात आप सबको जाननी है। लेकिन क्रिया विशेषण कैसे पहचानेंगे? जो एक से अधिक पद क्रिया की विशेषता बताएं, वो क्रिया विशेषण पदबंध कहलाते हैं। तो चलिए आगे मैं आपको कुछ खास बात बताने जा रही हूं। संज्ञा पदबंध और विशेषण पदबंध में बच्चे हमेशा गलतियां करते हैं। यहां आप ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा। संज्ञा पदबंध में संज्ञा के पहले आने वाले पदबंध प्राय विशेषण पदबंध ही हुआ करते हैं, है ना। और यदि उन विशेषण पदबंधों को संज्ञा के साथ मिलाकर लिखा जाए, तो वे संज्ञा पदबंध बन जाते हैं। संज्ञा से अलग लिखा जाए तो विशेषण पदबंध बन जाते हैं। कैसे? जहां देखिए एक वाक्य, सुंदर दिखने वाले फूल हर जगह नहीं होते। अब यहाँ रेखांकित किया गया है फूल तक।
सुंदर दिखने वाले फूल, ये सारे मिलकर संज्ञा का काम कर रहे हैं। फूल शीर्ष पद हो गया है, अंतिम पद क्या है जो रेखांकित का है, वो संज्ञा है। तो अतः ये सारे इकाई संज्ञा का काम कर रहे हैं तो संज्ञा पदबंध कहलाएंगे। लेकिन अगर हमने रेखांकित किया केवल विशेषण को, फूल की ये विशेषता बता रहा है, सुंदर दिखने वाले फूल की विशेषता बता रहा है, तो ये पद मिलकर के क्या बन जाएंगे, विशेषण पदबंध। तो यहां बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत ही आसान है। आप अगर चाहिए तो आपको अभ्यास कीजिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा बच्चों, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। चलिए मैं इसके और कुछ अभ्यास के प्रश्न बना करके भी आप लोगों को समझाऊंगी। अब जो मुख्य बातें पदबंध में, क्योंकि केवल वैकल्पिक नहीं है, अब लिखित रूप में आपको पूछा जाएगा तो आपको आना चाहिए। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पदबंध एक वाक्यांश होता है, वाक्य का अंश होता है। आप लिख लीजिए कहीं भी, पदबंध में एक से अधिक पद एक साथ जुड़कर खास अर्थ देते हैं या विशेष अर्थ देते हैं, जो व्याकरणिक इकाई भी कहलाते हैं। तीसरा, वाक्य में जब पदों का समूह व्याकरणिक इकाई का रूप ले लेते हैं, वही पदबंध कहलाते हैं। वो जिस इकाई का रूप लेते हैं वही पदबंध। अगर संज्ञा का रूप लिया तो संज्ञा पदबंध, सर्वनाम का काम कर रहे हैं तो सर्वनाम पदबंध, एकदम उसी के अनुकूल। प्रत्येक पदबंध में मुख्य पद अर्थात शीर्ष पद होता है, जिस पर अन्य पद आश्रित होते हैं, और इसी के अनुकूल वो व्याकरणिक इकाई स्पष्ट होती है। पदबंध की पहचान मुख्य पद या शीर्ष पद के आधार पर होता है। तो ये जितने मैंने पॉइंट्स बताए, इन सबको आप नोट डाउन कर लीजिए, ये आपकी बहुत सहायता करेंगे। और इनमें से किसी तरह से प्रश्न घुमाकर पूछा जाए तो आप अवश्य कर पाएंगे। तो धन्यवाद बच्चों। मुझे लगता है आपको पदबंध समझ में आया। कुछ नहीं समझ में आया तो अवश्य मुझसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।